दोस्तों, एक लड़की जिसकी नई नई शादी होती है और उसकी शादी का जैसे ही कुछ समय बीतता है, उसका जो पति फौज में है और वो अपनी नौकरी पर वापस लौट जाता है। अब वो महिला अपने घर पर अपने ससुर के साथ में अकेले रहती है। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय बीतता है, एक दिन अचानक रात के करीब 11 बजे के आसपास का समय था और उस महिला का जो ससुर है, उस महिला का ससुर अपने कमरे पर सोने के लिए चला जाता है। लेकिन रात के 11 बजे के आसपास वो महिला अपने ससुर के कमरे के पास में जाती है और उसके दरवाजे को पीटने लगती है। अब जैसे ही उसके दरवाजे को पीट रही थी, तभी जो वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस बूढ़े व्यक्ति की नींद खुलती है। नींद खुलती है, दरवाजा खोलता है और खोल करके वो अपनी बहू से कहता है कि बहू, आखिरकार क्या बात है, इतनी रात में आप इस तरीके से दरवाजा क्यों पीट रही हैं? तभी वो जो बहू अपने ससुर से कुछ इस तरीके की बात कहने लगती है, जिसे सुन करके जो बूढ़ा व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है और सोच करके वो मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसे अपनी बहू की बात को मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन ये घटना सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ ही वायरल होने लगती है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिरकार इस घटना में ऐसा क्या हुआ था और रात के 11 बजे वो नई नवेली दुल्हन अपने ससुर के कमरे में क्या लेने के लिए जाती है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो मेरी आने वाली अगली वीडियो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, सीधे कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है हरियाणा की। दरअसल दोस्तों, हरियाणा का एक जिला लगता है यमुनानगर और उसी यमुनानगर में एक परिवार रहता है। दरअसल उस जो परिवार के मुखिया हैं, जिनका नाम जीवन लाल है। जीवन लाल जो कि एक फौजी है और उनकी पत्नी ममता देवी, और जीवन लाल और ममता देवी को एक बेटा है जिसका नाम सुधीर होता है। अब जो जीवन लाल फौज से रिटायर हो चुके थे। अब उनका जो बेटा है, बेटा पढ़ाई लिखाई करता है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उनके बेटे को भी फौज में नौकरी मिल जाती है। अब जैसे ही बेटे को फौज में नौकरी मिलती है, अब वो अपने बेटे की शादी करने के लिए एक अच्छी लड़के की तलाश करने लगते हैं। पास के ही गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नंदिनी होता है, नंदिनी के साथ में वो अपने बेटे सुधीर की शादी तय कर देते हैं। नंदिनी और सुधीर की शादी होती है। अब नंदिनी जो है वो सुधीर की दुल्हन बन करके जीवन लाल के घर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 2 से 3 महीने का समय बीतता है, 2 से 3 महीने के बाद ही जो जीवन लाल की पत्नी की एक दिन अचानक से तबीयत खराब होती है और उसी की वजह से, उस बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे उनकी मौत होती है, अब जो जीवन लाल जीवन लाल अब केवल अकेले बचते हैं। धीरे धीरे करके करीब 1 साल का समय बीत जाता है और इन 1 सालों में जो उनका बेटा सुधीर है, सुधीर अपने ड्यूटी पर वापस लौट जाता है। अब जो जीवन लाल और उनकी जो बहू है और उनकी बहू नंदिनी, दोनों लोग घर पर अकेले रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि अभी नंदिनी की नई नई शादी हुई थी और उसे अपने पति की याद सताने लगती है। पर पति फौज में था, इतना आसान नहीं था कि वह हर रोज आकर के अपने घर पर रहे। अब इधर जो नंदिनी है, नंदिनी का दिमाग जो है, मन इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसके पड़ोस में ही एक लड़का रहता है जिसका नाम कमल होता है। उस कमल नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे से छुप छुप करके मिलने लगते हैं। यानी कि जो जीवन लाल जो अपनी उनकी खेती बाड़ी है, उस खेती बाड़ी को करते हैं। और जब वो घर से कहीं बाजार जाना हो या फिर खेती के काम से बाहर जाना हो, और जब वो अपने घर से बाहर चले जाते हैं, तभी जो नंदिनी अपने उस पड़ोसी को, जिसका नाम कमल होता है, कमल को अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ में अपनी जरूरतों को पूरा करती है। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। ये बात ना तो जीवन लाल को मालूम थी और ना तो ही किसी और लोग को मालूम थी। मगर लोग, दोस्तों, कहते हैं कि जो सच्चाई है वो एक न एक दिन लोगों के सामने आ ही जाती है।
दरअसल एक दिन जीवनलाल अपने खेतों में काम करने के लिए गए थे। तभी जो नंदिनी है, नंदिनी कमल को अपने घर पर बुला लेती है, अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ में वो अपने कपड़ों को उतार करके निवस्त्र होकर के उसके साथ में अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने लगती है। लेकिन उसी बीच में जो जीवनलाल है, जीवनलाल अचानक अपने खेत से अपने घर आ जाते हैं। घर आते हैं और दरवाजे पर डोरबेल बजाते हैं और अपनी बहू को आवाज देने लगते हैं, पर बहू थोड़ा लेट से दरवाजा खोलती है। अब जो जीवनलाल थे, जीवनलाल अपने घर के अंदर जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि घर के अंदर उनकी बहू के साथ में जो उनका पड़ोसी लड़का है कमल, वो भी उस घर में मौजूद है। ये देख करके वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, उस समय कुछ नहीं कहते। उसके बाद में जो कमल है, कमल अपने घर चला जाता है। शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त जो है जीवनलाल अपनी बहू के पास में बैठते हैं, नंदिनी से कहते हैं कि नंदिनी बेटा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहती है क्या है? कहते हैं कि दरअसल मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि कमल आपके पास में क्या लेने के लिए आता। अब जैसे ये बात नंदिनी सुनती है, नंदिनी थोड़ा सा परेशान होती है। वो कहती है कि बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं बेटा देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल हमारी मोहल्ले में, हमारी गांव में, समाज में बहुत इज्जत है। अगर तुमने कुछ इस तरीके का काम किया तो इससे हमें बदनामी होगी। बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी इस तरीके का ऊंच नीच काम ना करना, जिससे कि हम समाज में मुंह ना दिखा सके। अब जो नंदिनी थी, नंदिनी सोचने लगती है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। इधर जीवनलाल भी ये बात सोचकर बार बार परेशान हो रहे थे कि आखिरकार उनकी जवान बहू है, उनका बेटा जो कि बाहर है, बहू के साथ में ऐसा क्या करें कि जो उनकी बहू है वो इस तरीके के गलत कामों को छोड़ दे। जैसे ही 1 से 2 दिन का समय बीतता है, एक दिन जीवनलाल अपने मन में विचार करने लगते हैं कि क्यों ना हम अपनी बहू को लेकर के मार्केट जाएं, उसे अच्छा अच्छा सामान खरीदें, उसके लिए पैसे दें, जिससे कि शायद वो इस तरीके के गलत कामों को छोड़ दे, उसे घर से मोह हो जाए, मुझसे मोह हो जाए। इसलिए वो एक दिन नंदिनी को मार्केट लेकर के जाते हैं। मार्केट में उससे कहते हैं कि बेटा आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हो, कपड़े हैं, जेवरात हैं, यानी कि जो भी अब नंदिनी खरीदना चाहती है सारा कुछ उसे दिलवा देते हैं। दिलवाने के बाद में शाम को उसे लेकर के अपने घर आते हैं। अब नंदिनी खाना बनाती है, दोनों लोग खाना खाते हैं और उसके बाद में जो जीवन लाल है, जीवन लाल अपने कमरे पर सोने के लिए चले जाते हैं। इधर नंदिनी जो है वो अपने रूम पर चली जाती है, दोनों लेट जाते हैं। पर नंदिनी को उस रात नींद नहीं आ रही थी। दरअसल नंदिनी भी यही सोच करके परेशान थी कि आखिरकार उसका पति बाहर है, अगर वो किसी गैर लड़के से मिलती है तो फिर उसके जो ससुर हैं वो कहते हैं कि उनकी समाज में बदनामी होगी अगर ये बात उसे मालूम पड़ गई तो। और सोचती है कि उसके ससुर देखो कितना अच्छे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बात ना तो उन्होंने मेरे पति से बताई है और ना उसके बावजूद वो हमें मार्केट लेकर के जाते हैं और मेरी मनपसंद की चीजें मुझे दिलाते हैं। यही सारा कुछ नंदिनी के दिमाग में चल रहा था। रात के 11 बजे के आसपास का समय होता है और नंदिनी उसी समय जो है वो उठती है और उठ करके वो सीधे अपने ससुर के दरवाजे के पास में जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। अब उसके जो ससुर थे, जीवनलाल थे, जीवनलाल दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि उनके सामने उनकी जो बहू है, बहू खड़ी हुई है, नंदिनी खड़ी है। और नंदिनी उस समय यानी कि एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल कम से कम कपड़ों में थी। जैसे ही जीवनलाल ये सब कुछ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि बहू आखिरकार क्या बात है, रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे आप इस तरीके से क्यों दरवाजा पीट रही हैं? तभी जो नंदिनी थी, नंदिनी अपने ससुर से कहने लगती है कि बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल ये बहुत आप भली बात जानते हैं कि मैं अभी जवान हूँ, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मेरे भी कुछ अरमान है और मैं इसीलिए शायद पड़ोस के उस लड़के के साथ में अपनी जरूरतों को पूरा करती थी। लेकिन आपका कहना यह है कि जो मेरे घर की बातें हैं वो बाहर न जाए, तो आप ही समझिए कि आखिरकार मैं अपने आप का क्या करूं। इसके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा या तो फिर मैं किसी और के साथ में अपनी जरूरतों को पूरा करूं। अब जैसे ही ये बात जीवनलाल सुनते हैं तो जीवनलाल थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। वो कहते हैं कि बहू आप ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं। वो कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, पर आप ही सोचिए कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। या तो आप मेरी इस जरूरत को पूरा करें और या तो फिर मैं किसी दूसरे के साथ में चली जाऊं। अब जीवनलाल सोच में पड़ जाते हैं। उधर जीवनलाल की भी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और इस वजह से
वो भी काफी दिनों से अकेले थे। अब जैसे ही सामने जो उनकी बहू है वो अर्ध नग्न यानी कम से कम कपड़ों में खड़ी है, अब देख करके उनसे भी रहा नहीं जाता। उसी वक्त वो बहू को अपने कमरे में ले जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच में पहली बार यह शारीरिक संबंध बनता है। और दोस्तों, जब एक बार यह सिलसिला चालू होता है तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। अब उस दिन के बाद में उनकी बहू नंदिनी और जीवन लाल के बीच में हर दिन हर रात वो दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। उधर जो बेटा सुधीर है, बेटा सुधीर अपनी नौकरी कर रहा है, और इधर जो बहू है और उसके जो पिता है, ससुर हैं, वो दोनों अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। अब ससुर को भी अपनी बहू की आदत लग चुकी थी और उस बहू को भी अपने ससुर की आदत लग चुकी थी। दोनों एक दूसरे के आदी हो चुके थे। धीरे धीरे करके करीब 6 महीने का समय बीत जाता है और 6 महीने के बाद एक दिन जो सुधीर 1 महीने की छुट्टी लेकर के अपने घर आ जाता है। अब जैसे ही वो अपने घर आता है और नंदिनी सुधीर को देखती है तो देख करके उसे खुशी नहीं होती, बल्कि एक तरह से उसके मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार अब सुधीर यहाँ आ गया तो फिर वो अपने ससुर से कैसे मिल सकेगी, अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकेगी। यही सोच करके वो परेशान थी, लेकिन अब ये बात वो किसी से कह नहीं सकती थी। धीरे धीरे करके 7 दिन का समय बीत जाता है। 6 से 7 दिन नंदिनी अपने पति के साथ में रहती है, पति के साथ में सोती है। लेकिन जैसे कुछ दिन का समय बीतता है, अब नंदिनी का मन जो है वो अपने ससुर से मिलने के लिए कर रहा था। उधर जो उसका ससुर था वो भी अपनी बहू नंदिनी से मिलने के लिए बेचैन था। एक दिन शाम का समय होता है। शाम के समय नंदिनी जो है खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद में बाप, बेटा और नंदिनी तीनों लोग बैठ करके साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद में जो जीवन लाल है, जीवन अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। इधर जो नंदिनी है, नंदिनी भी अपने पति सुधीर के साथ में अपने बेडरूम पर जाकर के सो जाती है। लेकिन रात के करीब 12 बजे के आसपास का समय होता है। सुधीर को नींद आ जाती है, पर नंदिनी को उस रात नींद नहीं आ रही थी। नंदिनी उठती है और उठ करके सीधे जीवन लाल के कमरे में पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचती है और जाकर के अपने ससुर से लिपट जाती है। दोनों अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने लगते हैं। लेकिन इधर जो है सुधीर की नींद खुल जाती है, और जैसे ही सुधीर की नींद खुलती है तो वो अपने आसपास देखता है कि नंदिनी नहीं है। वो सोचता है कि शायद हो सकता है कि नंदिनी बाथरूम गई हो। वो लेट करके इंतजार करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके करीब 10 मिनट का समय बीत जाता है और जब नंदिनी 10 मिनट तक वापस नहीं आती, वो अपने बिस्तर से उठता है और अपनी पत्नी की तलाश करने लगता है, उसे ढूंढने लगता है। लेकिन नंदिनी उसे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी वो जब अपने घर पर टहलते टहलते अपने पिता के कमरे के पास में पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता के कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। जैसे उन आवाजों को सुनता है तो वही दरवाजे के पास में खड़ा होकर के कान लगा करके सुनने लगता है कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। तभी वो सुनता है कि उसकी जो पत्नी नंदिनी है और जो उसके पिता हैं वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और उस कमरे से कुछ अलग सी आवाजें आ रही हैं। ये सोच करके वो काफी हैरान होता है, उस परेशान होता है और उसे गुस्सा आ जाता है। उसी समय वो गुस्से में अपने पिता के दरवाजे को पीटने लगता है। जैसे ही उसके पिता जो है जीवन लाल आकर के दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि सामने उनका बेटा खड़ा है। अब उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करें तो क्या करें, क्योंकि जैसे ही सुबह होगी तो शायद उनकी बदनामी हो जाएगी, लोग उनके बारे में थूकेंगे। तभी उसी वक्त जो नंदिनी है और जो जीवन लाल और नंदिनी दोनों लोग सुधीर को पकड़ करके कमरे के अंदर खींच लेते हैं और फिर उसको मुंह दबा करके, उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में फिर वो दोनों ये सोचते हैं कि आखिरकार इसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। अब वो दोनों प्लानिंग करते हैं और फिर उसकी लाश को एक बोरे में भरते हैं और बोरे में भर करके 4 व्हीलर गाड़ी पर रखते हैं और गाड़ी को में रख करके गांव से कुछ दूर पर एक नदी थी, उस नदी में ले जा करके उसे फेंकने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन रात के उस समय करीब 4 बजे के आसपास का समय था और वो उस लाश को नदी के किनारे लेकर के पहुंचते हैं। तभी वहां देखते हैं कि कुछ लोग वहां पर जो अपने खेतों में काम कर रहे थे, शायद पानी वगैरह लगा रहे थे, उन लोगों की नजर इन लोगों पर पड़ जाती है। उसके बाद में ये लोग उस बोरे को वहीं छोड़ करके वहां से फरार हो जाते हैं। अब वो लोग जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर एक बोरा पड़ा है, उसके पास में जाते हैं, लगता है कि जरूर इसके अंदर कुछ तो है,
क्योंकि रात में 4 बजे कोई फोर व्हीलर गाड़ी आती है और उसके बाद में वो यहाँ से इस बोरे को छीन करके वापस चली जाती है। तभी वो जो खेत में काम करने वाले लोग थे वो लोग पुलिस स्टेशन को फोन करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और उसके बाद में उस बोरे को खोला जाता है तो देखा जाता है कि वहां पर एक व्यक्ति है जिसकी लाश है। अब जो पास पड़ोस के लोग थे, गांव के लोग थे, उन लोगों से ये जानकारी पुलिस जुटाने लगती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन हो सकता है। तभी जो कुछ लोग थे, कुछ लोग पहचान लेते हैं और कहते हैं कि दरअसल साहब ये तो मेरे गांव का सुधीर है जो कि फौज में नौकरी करता है। पुलिस ये सोच करके काफी परेशान होती है। उसके बाद में वो तुरंत जो है सुधीर के घर पर पहुंचती है, जीवन लाल के घर पर पहुंच करके वो जीवन लाल से पूछताछ करने लगती है। वो कहती है कि दरअसल आपके बेटे की जो लाश है वो नदी के किनारे मिली है और आपको क्या लगता है कि आखिरकार कौन हो सकता है जिसने तुम्हारी बेटे की हत्या की हो। तभी जो जीवन लाल थे, जीवन लाल कहते हैं कि दरअसल साहब हमें तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। बेटा छुट्टी लेकर के आया था, अभी मात्र 7 से 8 दिन हुए हैं, पर आज शाम को वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए बोल करके गया था, पर रात में घर वापस ही नहीं आया। इस तरीके से जीवन लाल पुलिस वालों से बात कर रहे थे, पर पुलिस वालों को जीवन लाल की बातों पर कुछ गड़बड़ समझ में आने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि दरअसल कुछ ना कुछ जो है जीवन लाल उनसे छुपा रहे हैं। तभी वो जीवन लाल को अपने साथ में पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाकर के उनके साथ सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं। जीवन लाल कहते हैं कि दरअसल साहब मैं भी एक फौज का रिटायर आदमी हूँ और मैं ही अपने बेटे के साथ में आखिरकार ऐसा क्यों करूंगा। आप ये जो कह रहे हैं ये गलत है पूरी तरह से। अब पुलिस जीवन लाल को पुलिस स्टेशन में बैठा करके रखती है और फिर उसके बाद में वो सीधे आती है उनकी बहू नंदिनी के पास में और नंदिनी को भी उसके घर से उठाती है, उठा करके उसे भी पुलिस स्टेशन ले जाकर के लेकर के पहुंच जाती है और उसे जीवन लाल से अलग बैठाती है। बैठा करके अब नंदिनी से पूछताछ करना चालू करती है और नंदिनी से कहती है कि दरअसल जो भी सच्चाई है वो आपके जो ससुर जीवन लाल है उन्होंने सारा कुछ बता दिया है। अब आपको बताना है, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। जैसे ही इतनी बात नंदिनी सुनती है तो नंदिनी परेशान होती है और वो टूट जाती है। वो सोचती है कि उसके ससुर ने तो सारी हकीकत बता ही दी है, अब वो शायद दोनों नहीं बचेंगे। तभी वो पुलिस के सामने सबसे पहले चीख करके रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल क्या बात है, सच्चाई क्या है वो आप हमें बताएं। तभी जो नंदिनी है, नंदिनी कहती है कि दरअसल साहब हम लोगों से गलती हुई है, हमने गलती की है, और वो पूरी कहानी पुलिस के सामने शुरू कर देती है। वो बताती है कि दरअसल साहब अभी शादी को हमारी मात्र 1 साल ही हुए थे, तभी जो मेरे पति है अपने ड्यूटी पर थे, इधर मेरा किसी और के साथ में अफेयर हो जाता है, लेकिन मेरे ससुर उससे अफेयर के लिए मुझे मना करते थे। अपने पति की याद आती थी, मुझे अपनी शारीरिक जरूरतों पूरा करने की याद आती थी, इसलिए मैं जो है अपने ससुर के साथ में पहली बार संबंध बनाना शुरू कर देती हूँ। और जैसे ये सिलसिला साहब चालू होता है तो फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। इसलिए एक दिन जो है जब सुधीर घर छुट्टी पर आता है और फिर वो हम दोनों को एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, इसी वजह से हम दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस जैसे ही ये बात सुनती है तो पुलिस को यकीन ही नहीं होता है। पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार एक पिता एक पत्नी यानी दोनों मिल करके अपने पति का हत्या कर देती हैं और उसको लाश को ठिकाने लगाने का पूरा कोशिश करते हैं। दोस्तों उन दोनों के ऊपर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद में और उन्हें कोर्ट के सामने पेश करने की तैयारी करने लगती है। तो दोस्तों आज के इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोग जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। अच्छी घटना, आज की ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, जिससे कि जो मेरी आने वाली अगली वीडियो होगी उस अगली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम जरूर लूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कमेंट की ओर, लेते हैं उन भाइयों के नाम जिन्होंने पिछली वीडियो में हमारी कमेंट किए थे। तो दोस्तों इनमें से पहला नाम है सरिता पटेल जो कि फतेहपुर से हैं, डॉक्टर AK अग्नोत्री जो कि प्रयागराज से हैं, तोजा गुलरुमन्ना बुलाब शहीन बाग, जग्गी रथी, हीमैंड्स, राकेश खन्ना, सुधीर वनखेड़े। तो इन सभी दोस्तों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।